अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके प्रोग्राम माइंड एंड बॉडी विद डॉक्टर आसिम शाह के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर आसिम शाह हाज़िर है। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी चेंज के बारे में कि तब्दीली कैसे लाएँ, अपने अंदर से लाएँ और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे जज़्बात के बारे में, जिसको हम अंग्रेज़ी में इमोशंस कहते हैं। इमोशंस क्या हैं और क्या तरीका है कि हम इमोशंस को सही तरह रेगुलेट करें और हम क्या कर सकते हैं इमोशंस की रेगुलेशन के लिए। हमारे आज मेहमान हैं नाज़रीन डॉक्टर जसीम पाशा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर पाशा। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक। बहुत शुक्रिया, आप हमारे पिछले प्रोग्राम में भी आए। नाज़रीन से मैंने तारुफ़ पिछले प्रोग्राम में कराया था। थोड़ा-सा फिर तारुफ़ कराते चलूँ कि डॉक्टर पाशा साइकियाट्रिस्ट हैं। लॉ मेडिकल कॉलेज के 1967 के ग्रेजुएट हैं और इस वक़्त रिटायर्ड हैं, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस इन्होंने 2008 तक की, ह्यूस्टन में मुक़ीम हैं। इनकी एक ऑर्गनाइज़ेशन है आईसीक की, उसके फाउंडर और सीईओ भी हैं और पिछले प्रोग्राम में उन्होंने हमें बहुत अच्छी बातें बताई चेंज के बारे में। आज हम बात करेंगे डॉक्टर पाशा इमोशंस के बारे में। पहले तो ये बताएं नाजरीन को कि इमोशन क्या है। हमें पता है कि हर आदमी के जज्बात हैं, हर आदमी के इमोशंस हैं और हमें ये भी पता है कि इमोशंस जो हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। गुस्सा एक इमोशन है, खुशी एक इमोशन है, उदासी एक इमोशन है। लेकिन इमोशंस क्या हैं और क्या उनको एक्सप्रेस करना आज़ादी के साथ सही है? ज़रा इस बारे में बताएं। देखिए, इमोशन जो है वो तो हमेशा ठीक होते हैं, ठीक है। मगर जिस तरीके से हम इमोशंस को रिएक्ट करते हैं वहाँ थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। ओके। तो आपका कहने का मतलब है कि असल जो इमोशन है वो ठीक है, लेकिन हमारा जो रिएक्शन है इमोशन के लिए वो डिफरेंट होता है और उसमें गड़बड़ होती है। इमोशन में प्रॉब्लम नहीं है, हमारा जो रिएक्शन है इमोशन में उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है। ठीक। तो मैं बता रहा था कि जो पर्पस जो है इमोशंस का इज टू इंफॉर्म यू दैट देयर समथिंग इज राइट और समथिंग इज रॉन्ग। ठीक। किसी ने दरवाजा पर खटखट किया, अब आपने आवाज सुन ली कि कोई खटखट कर रहा है, मगर इसका मतलब ये पता नहीं है कि वो खटखट जो है कौन कर रहा है। तो आपका नॉर्मल रिएक्शन जो होता है, हु इज इट, कौन, ठीक है ना। अच्छा, जब आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, तो वो इमोशन कह रहा है आपको बिल्कुल दरवाजे की नॉक की तरह, खट खट खट, कुछ ये समथिंग रॉन्ग। अब जब आपको पता चला कि आप जो है डिप्रेस फील कर रहे हैं थोड़ा सा, तो अब यह है, इससे आगे ज्यादा सवाल न करें आप डिप्रेशन से। फिर आप ये कहें, अपने आप से पूछें कि मैं डिप्रेस हूं, क्यों, क्या हो गया, क्या इस वक्त हुआ, 1 मिनट पहले कि मैं ठीक था और नाउ आई एम फीलिंग सैड। ठीक है। सो so here we don't ask the question who is on that at the door. We start what you call keep repeating, who is it, who is it, who is it. दरवाजा कोई नॉक करता है, आप एक मरतबा कहने काफी है, अब घड़ी घड़ी कहने बेकार है जब तक कि आप दरवाजा नहीं खोलेंगे। इसी तरीके से जब आप फील कर रहे हैं कि आप गमगीन हैं और सैड हैं, तो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, व्हाट इज मेकिंग मी फील सो सैड, what, where, how. These are the English words which are very important, which we never use. तो ये हमें पूछना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि चले ये आपने बात की कि इमोशंस जो हैं वो नॉर्मल हैं, लेकिन उसका रिएक्शन जो है वो हर एक का अलग है, किसी का सही है, किसी का सही नहीं है और हमें खुद इसको एनालाइज करना चाहिए कि हमने उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया। लेकिन ये भी होता है कि कई दफ़ा लोगों में ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो उसको या तो कंट्रोल कर सकें अपने रिएक्शन को, इमोशनल रिएक्शन को, या फिर ये कि इस बात को रियलाइज़ कर सकें कि हमने ये चीज़ गलत की है या हमारा जो इमोशनल रिएक्शन था वो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी था या गलत था। तो वो कैसे हम लोगों को उसकी अवेयरनेस दिलाएं? क्योंकि ठीक है, एज अ साइकियाट्रिस्ट मेरे लिए आपके लिए कहना आसान है कि जी फलाने आदमी का इमोशनल रिएक्शन गलत था, लेकिन एक आम आदमी कैसे उसको अप्रिशिएट करे कि ये मेरा इमोशनल रिएक्शन जो है ये नॉर्मल से ज़्यादा था, गलत था? क्या दूसरे उसको ऐसे एहतियात एहसास दिलाएं या वो खुद भी कुछ कर सकते हैं? ना आप दूसरों को एहसास दिला सकते हैं, ये तो लर्न बिहेवियर है। ठीक है। उसका एक ही तरीका है, वो ये कि जब हम स्कूल जाते हैं, बचपन से हम बड़े होते हैं, हम मैथमेटिक्स सीखते हैं, अरिथमेटिक, हम जो है कैलकुलेशन सीखते हैं, हिस्ट्री
ज्योग्राफी, बहुत सब कुछ सीखते हैं। तो हमें ये भी सिखाना चाहिए फ्रॉम डे वन, फ्रॉम ग्रेड 1 अप टू 12th ग्रेड, कि हाउ टू मैनेज व्हाट इज इमोशन एंड हाउ टू मैनेज इमोशन। इफ यू फील बैड, व्हाट शुड यू डू? इफ यू फील गुड, व्हाट शुड यू डू? तो ये तो फिर स्कूल की तालीम में आ गई बात और घर की तालीम में आ गई बात। ये जो है तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ तरबियत की तरह बचपन से हमें घर में भी इसका जिक्र करना चाहिए कि हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस, व्हाट इज द नॉर्मल रिस्पॉन्स टू किसी भी चीज़ के बारे में, और स्कूल में भी इसका लोगों को बताना चाहिए, राइट? एग्जैक्ट, बिल्कुल। जिस तरीके से हम लोगों को सिखाते हैं कि वो हुनर सीखें, स्किल्स, ये भी एक स्किल ही है ना, ये भी एक स्किल है, सोशल स्किल है, बिल्कुल। और ये तो सबसे बड़ी बहुत बड़ा स्किल है, बिल्कुल। बहुत जरूरी है। लेकिन आप ये नहीं समझते कि हम इसमें बहुत लैग करते हैं? अगर ये स्किल है, इसको हमें स्कूल से सिखाना चाहिए, घर से सिखाना चाहिए, तो हम इसमें बहुत लैग करते हैं, आपके ख्याल में नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। बल्कि हमारा पूरा वतन जो है वो तंदुरुस्त हो सकता है अगर हम अपने इमोशनल हेल्थ को, हम लोग जो है ना साइकेट्रिक इलनेस को हम ट्रीट करते हैं, बट वी फॉरगेट कि हमारे जो, जिनको हम नॉर्मल कहते हैं, वो नॉर्मल तो हैं मगर वो हेल्थी नहीं है। डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड हेल्दी। एंड हेल्थ। और नॉर्मल की भी डेफिनेशन तो देखिए ना, आपकी नॉर्मल की डेफिनेशन हो सकता है डिफरेंट हो मेरी नॉर्मल की डेफिनेशन से। नॉर्मल तो एक सब्जेक्टिव वर्ड है जिसकी डेफिनेशन वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ, इंसान के साथ साथ बदलती रहती है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो इमोशनल रेगुलेशन की बात हो गई, और ये कि इमोशन तो सही है लेकिन उसकी रेगुलेशन में गड़बड़ होती है और उसके लिए हमें ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, चले, ये एक बात हो गई। अब ये बताएं कि ये देखने में आया है कि एंगर, गुस्सा, गुस्सा भी एक इमोशन है, ठीक है। कई लोगों को ये रिएक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, कई लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है और कई लोगों को कम आता है, जिसको हम कहते हैं ठंडे मिजाज के लोग हैं, आसानी से बात सह लेते हैं। अगर किसी को इमोशनल रेगुलेशन की प्रॉब्लम हो, मिसाल के तौर पे गुस्सा आ रहा है, तो वो क्या कर सकता है इसके लिए? अब इमोशन जो है ना, गुस्सा जो है, ये तो सबसे बहुत बड़ी और कॉमन प्रॉब्लम है हम सब के लिए। ठीक। और इसको भी हम, जब भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम अगर ओवरऑल इमोशन का मैनेजमेंट सीखें। देखिए, हम वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशनल। एक लड़का जो है वो जवान हो गया, माशाल्लाह हम कहते हैं ना, मगर हम इमोशनली वी डोंट ग्रो अप, वी रिमेन इमोशनली वेरी इमेच्योर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम बड़े लोगों की हम जिम्मेदारी ले लेते हैं, मगर उसके साथ जो मैच्योरिटी होती है वो नहीं आती हमारे ब्रेन साथ। मेच्योरिटी नहीं आई, लेकिन आप फिजिकली मेच्योर हो गए, लेकिन वैसे आपको मेच्योरिटी नहीं आई, ठीक। तो लेकिन ये जो फिनोमिना है, ये जहां तक मैं नोट करता हूँ, एक जमाना था हम कहते थे कि, या अगर जब मैं 18 साल का था तो मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल में ज्यादा जिम्मेदार था आजकल के 18 साल के बच्चे से। आप समझते होंगे, ये हो सकता है आपके लिए भी दुरुस्त हो। अब ये कि देखने में आ रहा है कि 16 साल 18 साल के बच्चे कुछ चीजों में तो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इंडिपेंडेंस एक अलग चीज है, इंडिपेंडेंट है क्योंकि वो अलग रहने को भी खुद तैयार हो जाएंगे और गाड़ी भी ड्राइव कर लेंगे, लेकिन जो एक सेंस ऑफ जिम्मेदारी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अभी भी वो हिचकिचाते हैं। क्यों? मैंने कहा जैसे पहले कि इसे लर्न बिहेवियर, ठीक है। और बच्चों के बारे में जो मैंने सीखा है बच्चों से, वो ये कि वो लोग जो हैं, इनमें इतनी सलाहियत होती है कि इस अमेजिंग, आप उनको जो भी सिखाएंगे वो सीख जाएंगे। ठीक, और जल्दी सीखते, जी, जल्दी भी सीखते। वो नहीं सीखते, हम सिखाते नहीं, हम उनकी जो कैपेसिटी जो है उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैं समझता हूँ कि 4 साल के बाद बच्चे को आप बहुत कुछ सिखा सकते हैं, और जब 6-7 साल का होता है, यू कैन टीच हिम और हर इवन हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक बट हाउ टू थिंक, हाउ टू फील, हाउ टू रिएक्ट। दीज आर द थिंग्स। मगर हम वही चीज सिखा सकते हैं जो हमें खुद पता हो। जब हमें वही नहीं मालूम कि इमोशनल मैनेजमेंट क्या होता है, तो हम कैसे सिखा सकते हैं? इसलिए मैं समझता हूँ कि स्कूल में एक स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए। अगर हम दुनिया सिखाते हैं अल्लाह हजूर रसूल के बारे में, तो हम ये भी सिखाएं कि वो अल्लाह रसूल पर हम किस तरह चलेंगे। उसके लिए हमें चाहिए
कि एक कंट्रोल होना चाहिए, हाउ टू मैनेज आवर इमोशंस स्मार्टली। ठीक। और ये बच्चों को सिखा सकते हैं। और वही वक्त है सिखाने का, क्योंकि उस वक्त सीखना उनके लिए आसान है, और अगर हम जल्दी सिखाएं तो उनकी पूरी जिंदगी रीशेप हो सकती है, डिफरेंट तरह से हो सकती है। अच्छा, मैंने ये भी देखा कि आईसीक जो आपका इदारा है, आप लोगों ने काफ़ी इंटरफेथ भी काम किए, और कॉन्फ्रेंसेस, टाउन हॉल्स, मैंने देखा कि जूम मीटिंग्स भी की। तो ये बताएं कि इसका ख्याल कैसे आया कि मुख्तलिफ रिलीजन के लोगों को भी इकट्ठा किया जाए और कोई इंटरफेथ डिस्कशन हो, इसका ख्याल कैसे आया आपको, और इसकी अहमियत बताएं लोगों को। जी हाँ, इसकी सबसे बड़ी जो अहमियत जो है वो ये कि हमने एक स्टेज पर हम सब किस्म के लोगों को खड़ा किया है हमने। इसमें जो है, जो लोग मजहबी हैं उनको भी, जो गैर मजहबी हैं वो भी, सब मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, ज्यूश लोग हैं, हिंदू लोग हैं, सिख हैं। हमारे प्लेटफॉर्म सब लोग बोल सकते हैं। बस वो चीज़ हम अलाउ नहीं करते कि आप अपनी पर्सनल चीज़ को प्रमोट करें। मेन नंबर 1 आइटम जो है वो है ह्यूमैनिटी। यू हैव टू लर्न। हमारा 4 हमारी वो हैं आईसी के प्रिंसिपल, you must learn how to respect human dignity. Number 1. Number 2, respect the human rights. Number 3, respect justice and fairness. And number 4, respect the rule of the law. ये 4 चीजें जो हैं, चारों बड़ी की चीजें हैं। इवन हम मजहब के हिसाब से भी देखें तो बड़ी की चीजें हैं। हमारे मजहब में भी इस बारे में बहुत होता है। हमारे वक्फे का वक्त हो रहा है, लेकिन हम इन चारों का सिलसिला जारी रखेंगे और इनके बारे में बात करेंगे। हम बात कर रहे थे अभी इंटरफेथ के बारे में, और हम बात कर रहे थे आईसीक के 4 प्रिंसिपल के बारे में। तो अभी हम वक्फे के बाद नाजरीन इस सिलसिले को जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high quality, affordable care for the community. इब्न सिना में प्राइमरी केयर डॉक्टर्स के अलावा बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है, जैसे कि कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, पोडाइट्री, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और दीगर स्पेशलिस्ट मौजूद है जो आपकी सेहत की टेक केयर कर सकते हैं। We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings. Counseling and psychotherapy. If medicine taken properly can give a good life. इब्न सीना की सर्विसेज जो मेडिकल सर्विसेज से शुरू हुई थी वो एक्सपेंड हुई मेडिकल, डेंटल, डायग्नोस्टिक, स्पेशलिटी केयर एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज। हमने स्पेशली मेंटल हेल्थ सर्विसेज सिंस लास्ट 1 ईयर से एक्सपेंड की है। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे 4 प्रिंसिपल्स की कि जिससे इंसान अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकता है। तो आप ज़रा दोबारा बताएं लोगों को डॉक्टर पाशा कि हम क्या बात कर रहे थे 4 प्रिंसिपल्स जो आपने जिक्र किए। पहले तो ये कि हम वी मस्ट फर्स्ट एक्वायर पर्सनल इंटेग्रिटी इन ऑर्डर टू चेंज आवरसेल्फ सो दैट वी कैन चेंज जब तक, आपका मतलब ये कि जब तक हम अपने अंदर तब्दीली नहीं लाएंगे, हम खुद को ही ईमानदारी से, सच्चाई से काम नहीं करेंगे, दूसरा आदमी कैसे हमें फॉलो कर सकता है? अगर हम खुद ही झूठे हैं, अगर हम खुद ही गलत काम कर रहे हैं, तो दूसरा आदमी तो आपको फॉलो नहीं करेगा। दूसरा आदमी तो उसी को फॉलो करेगा जो सच्चा हो, ईमानदार हो, जिसकी अच्छी रेपुटेशन हो। तो ठीक है, पर्सनल इंटेग्रिटी पहली चीज होगी। ठीक है, इसके बाद आता है वी मस्ट रिस्पेक्ट ह्यूमन डिग्निटी, वी मस्ट रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स, वी मस्ट रिस्पेक्ट ह्यूमन जस्टिस एंड फेयरनेस, एंड देन रिस्पेक्ट द रूल ऑफ द लॉ। ये 4 चीजें क्या है जी। तो फिर ये दूसरी तीसरी जो चीज आपने बताई वो ये कि रूल ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क का लॉ आपको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। अमेरिका में रह रहे हैं तो अमेरिका का लॉ आपको अवॉइड करना जरूरी है। दूसरों की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, सोशल जस्टिस बहुत जरूरी है। और अगर ये सब चीजों का हम ख्याल रखें तो इंसान एक कामयाब जिंदगी गुजार सकता है, माशरा बदल सकता है। राइट। ओके, एक और चीज ऐड करनी है, ठीक है, विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट। ये बहुत आसान है कि आप जो है दूसरों की इज्जत करें,
ये बहुत आसान है कि आप दूसरों के हकूक को की भी इज्जत करें और जस्ट और इंसाफ के साथ आप पेश आए, ये भी बड़ा आसान है। ये भी आसान है कि आप जो है रूल ऑफ द लॉ को फॉलो करें। मगर पांचवी चीज जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, वो है विदाउट एक्सक्लूडिंग एनीवन, बिला तफरीक। और वहां जो है सब डंडे मारते हैं, सब बेईमानी करते हैं, और यहाँ तक कि मैंने बताया ना कि इतना आसान है कि आप एक माफिया के बॉस को कहें कि यू मस्ट रिस्पेक्ट दीज पीपल, ही विल से यस आई एग्री विद यू एक्सेप्ट दोज आई हेट। और ये चीज जो है बड़ी नुमाया हुई ये 9/11 के बाद। हमने सुनने देखा कि जो है हर एक आदमी अपने मजहब में बिलीव करता है, बट दे एक्सक्लूड अस एंड देम। और ये हमारे कल्चर में भी काफी है, कोई पंजाबी है, कोई सिंधी है, तो ये होता है डबल स्टैंडर्ड इज द। और हम लोग इतने इसमें एनगल्फ हो गए हैं कि बगैर नोटिस किए एक सेकंड नेचर हो गया है कि हम डबल स्टैंडर्ड रखते हैं, चाहे वो रिलीजन की बुनियाद पे हो, चाहे वो सेक्ट की बुनियाद पे हो, चाहे वो लसानियत की बुनियाद पे हो, जो भी हो, यू राइट कि वो हम करते हैं, और जबकि नहीं होना चाहिए। एज अ मुस्लिम तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो उसका अपोजिट जो हमें करना चाहिए, जो डबल स्टैंडर्ड जो है उसका अपोजिट जो है वो ये गोल्डन रूल, that you do things for other people the way you want to do for yourself। तो ये चीज जो है इम्पोर्टेंट। एक और चीज है जो आप कह रहे थे बच्चों के बारे में, we have to teach them called the element of resilience। resilience का मतलब यह है कि when everything is going down and it's trying to knock you down, you keep standing। तो ये यानी कि ये इंसान की अंदर की ताकत है कि जब भी कोई ट्रॉमा होता है या कोई मुश्किल आती है तो इंसान इतना रेजिलियंट यानी कि अंदर से इतना मजबूत होता है कि वो दोबारा खड़ा हो जाता है। आप मुख्तलिफ मिसालें ले सकते हैं। पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया, पूरी कौम दोबारा खड़ी हो गई। 9/11 हुआ, लोग खड़े हो गए। हरिकेन हार्वी आया, लोग खड़े हो गए। अभी कोविड है, कितने लोगों ने देखा है कि खानदान में और आगे पीछे लोगों की डेथ हुई है, हमारे साथ के डॉक्टर्स की भी इसमें हुई है। लेकिन ये कि लोग दोबारा खड़े हैं, खड़े हो जाते हैं दोबारा हेल्प करने के लिए, एक दूसरे को, अपनी भी और दूसरों की भी। तो दिस इज ह्यूमन बीइंग्स रेजिलियंस जिसको आप कह रहे हैं ना। ये और इसकी भी ट्रेनिंग होती है, बल्कि दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन टीच टू योर चिल्ड्रन। इसकी ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं? वही इसकी मतलब यह है, आप मसलन ये कि आप उनको बताएं कि हाउ टू केयर फॉर अदर पीपल, हाउ टू बी सपोर्टिव इन योर रिलेशनशिप विद अमंग योरसेल्फ इन द फैमिली। पहले तो घर में बताएं कि अपने बड़े भाई की, अपनी माँ बाप की, आपके बहनों की किस तरीके से जो है केयर करें सबकी बिला तफरीक। ये नहीं कि केयर में फिर वही आप एलिमेंट लाएं कि जी आप सेलेक्ट कर रहे हैं या चूज कर रहे हैं। सबकी केयर, चाहे वो घर वाले हो, फैमिली हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, बिला तफरीक सबकी आप केयर करें। Then promoting love, compassion, trust, so all these things gives you reassurance। आप किसी दूसरे से अच्छा पेश आए, अगला जो है वो आपसे अच्छा पेश आएगा, इससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, and that's how you grow emotionally more and more mature। तो जो आपने बात की वो ये लगती है कि जैसे हम कहते हैं ना कि if you are good with somebody or if you are good with the world, people will be good to you। तो अगर आप खुद अच्छा करेंगे तो दूसरे भी आपके साथ मोर देन लाइकली अच्छा करेंगे। अब इसमें ये जो आपने बातें की इस प्रोग्राम में और इससे पहले पिछले प्रोग्राम में, ये बहुत जिसको कहते हैं आम आदमी के लिए बड़ी गहरी बातें, और हम लोग जो हैं, और विद ड्यू रिस्पेक्ट और अपॉलॉजीज टू अ लॉट ऑफ अस, हम लोग बड़ी सुपरफिशियल सोच पे, जो सरसरी उबूरी सोच पे बिलीव रखते हैं। कि सुपरफिशियल सोच से मेरी मुराद ये है कि हम रिश्ते लोगों से करते हैं या दोस्तियां करते हैं उनके स्टेटस को देख के, या ये कि उनका पैसा देख के। तो ये एक सुपरफिशियल वो है, ये नहीं कि वो कैसा इंसान है या उनमें क्या डेप्थ है या वो कितना लोगों का केयर करते हैं या वो सोसाइटी के लिए क्या करते हैं। तो हम ये सब नहीं देखते, हम एक सुपरफिशियल उस पे है। लेकिन इस बात को जो आपने बातें बताई, चाहे इमोशन के बारे में, चाहे इंटेग्रिटी के बारे में, अगर हम इसको सोचना चाहें तो इसके लिए जो एक वर्ड है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। तो हम सबको चाहिए कि क्रिटिकल थिंकिंग अपने अंदर डेवलप करें। तो क्रिटिकल थिंकिंग को आप कैसे लोगों को बताना चाहेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? और मैं उसका एक ऑपोजिट एग्जांपल आपको देता हूँ। वो ये कि पाकिस्तान से हूँ मैं, आप भी पाकिस्तान से हैं। हम जब स्कूल गए, कॉलेज गए, तो एक बगैर किसी क्रिटिकल थिंकिंग के
दो पैथवे थे हमारे पास, या मेरे पास कम से कम, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल। या तो आप प्री इंजीनियरिंग में जाएं या आप मेडिकल में जाएं, एंड दैट्स इट। कोई क्रिटिकल थिंकिंग का मैकेनिज्म एटलीस्ट उस वक्त नहीं था, अब है, लेकिन उस वक्त नहीं था कि जी आप सोच सकें कि जी मुझे कोई आर्टिस्ट बनना है या मुझे कुछ और करना है। नहीं, बस इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड, ये दो पाथवे हैं, एंड यू चूज इट एंड यू डू इट, राइट। तो अब तो फिर भी क्रिटिकल थिंकिंग आ गई है, तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अच्छा, देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग जो है सभी लोग करते हैं टू सम डिग्री। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? It's an ability to learn from experience, adapt to new situations, and making wise decisions consistently based on number one, number two, number three criteria, whatever you learn. और उस लर्निंग में एक्सपीरियंसेस भी आपके काउंट होते हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस दूसरों से जो आप देख रहे हैं। गड़बड़ जो होती है कि when we use wrong criteria, then we make wrong decisions. So we have an ability to think critically, but that think critically is based on a criterion. And the criterion we learn is from our environment. So either our criteria is based on selfish paradigm of life, or we think on the basis of, say, greater good, golden rule paradigm of life. So based on those things, if we teach children and even grown-up people the meaning of golden rule, the meaning of greater good and its benefits, and make that as a part of the criteria of life, you find they will start thinking on that basis. And that is where we are suffering today from false assumptions, false beliefs, false fears. And most of our behavior today is based on those three things. From environment are teaching us something which is not true. So our decision and critical thinking will be based on what we are learning. So it's very important that we critically think whatever beliefs we have, what kind of basis those beliefs we have, whether they are true or not. ठीक, तो जो अब तक आपने बातें बताई, मैं उनको नाज़रीन के लिए रिकैप ही करूं कि इमोशंस नॉर्मल है, इमोशन का होना इट्स नॉर्मल थिंग, लेकिन हम उस इमोशन पे कैसे रिएक्ट करते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। कोई उसी चीज़ पे कोई आदमी खुशी से रिएक्ट करेगा, कोई आदमी काम रहेगा और दूसरा आदमी गुस्से हो सकता है, तो उसका रिएक्शन नॉर्मल नहीं होता, रिएक्शन में प्रॉब्लम होती है, हमें उसको देखना चाहिए। फिर ये कि हमें चाहिए कि हम बचपन से लोगों को, बच्चों को सिखाएं कि कैसे रिएक्ट करना है फलाने इमोशन के लिए, कैसे रिएक्ट करना है, फलाना अगर कोई चीज़ हो तो कैसे रिएक्ट करना है। तो ये ट्रेनिंग बचपन से होनी चाहिए, ये ट्रेनिंग स्कूल में होनी चाहिए, ये ट्रेनिंग घर में होनी चाहिए। जब तक हम नहीं सिखाएंगे ये नहीं होगा। फिर थोड़ा सा हमें एल्चुरिज्म का या ये कि दूसरों के ख्याल का मादा होना चाहिए कि हम बिला तफरीक, हम मुसलमान हैं, हम बिला तफरीक सबका ख्याल रखें। सबसे मुराद हमारे पड़ोसी हैं, हमारे घर वाले हैं, सबसे मुराद हमारे अजीज वकारिब हैं, दोस्त हैं, सबका हम बिला तफरीक सही तरह से ख्याल रखें। फिर बात हुई क्रिटिकल थिंकिंग की कि क्रिटिकल थिंकिंग तो है हम में, लेकिन हम उसका सही इस्तेमाल प्रॉबेबली नहीं कर पाते। थिंकिंग ज़रूर है, लेकिन हमें उसको सही इस्तेमाल करना है। सही इस्तेमाल करने की जो मिसाल आपने दी वो ये कि जब तक हम सही चीज़ देखेंगे नहीं, हम सही चीज़ इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। तो सही चीज़ देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऑफकोर्स जो हम देखते हैं वही हमारा नॉर्मल बन जाता है। तो ये हमारे पेरेंट्स की, ये हमारे जो भी हमारी अपब्रिंगिंग कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को सही दिखाएं, बच्चों को गलत ना दिखाएं। अगर बच्चों को गलत दिखाएंगे तो वो भी गलत ही करेंगे, राइट? सही, ठीक। बॉटम लाइन जो है वो क्राइटेरिया है। बिल्कुल, और क्राइटेरिया अगर गलत होगा तो सब चीज़ गलत होगी। क्राइटेरिया सही है तो दुनिया सही चलेगी, जिंदगी सही चलेगी। और अपने स्पॉन्सर्स का, इब्न सीना का भी बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया इस प्रोग्राम का। थैंक यू वेरी मच। और नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। एक हफ्ते बाद फिर हाजिर होंगे आपके साथ।